बाम से उतरती है जब हसीन दोशीज़ां। तो दोस्तों, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं आपका अपना चैनल कविवाणी। आज के हमारे मेहमान एक यायावर कवि हैं जो अक्सर यात्रा पे रहते हैं और अपनी यात्रा के अनुभवों और अवलोकनों के आधार पर ही रचना करते हैं। बिना किसी कल्पना या कोई मंजर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखने और समझने की इनकी क्षमता काबिले तारीफ है। इनकी रचनाएं जीवन की वास्तविकता और सुंदरता को दर्शाती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कविताएं आपको नई दृष्टिकोण और नया अनुभव प्रदान करेगी। हमारे मित्र, हमारे स्नेही नवीन पवार जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कविवाणी में। थैंक यू वेरी मच। और सर, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक आपके बारे में, आप ही की जुबानी। वैसे मेरा कोई खास परिचय तो नहीं है, मगर थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। बेसिकली मैं फलोदी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और रेगिस्तान की मिट्टी में जन्मा जाया, वहीं पे खेला। अभी हाल फिलहाल आईटी प्रोफेशनल हूँ, वेब डेवलपर हूँ मैं, और इसके साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हूँ मैं। मेरा होटल एंड रिजॉर्ट है उदयपुर में, और इसके साथ ही मैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे भी काम कर रहा हूँ अभी। अच्छा, हाँ। तो मिला जुला परिचय है मेरा ऐसा। बाकी साहित्य से ऐसा कोई मेरा लगभग इतना कोई गहरा जुड़ाव तो नहीं है, मगर मित्र और श्रोतागण जो मुझे सुनते हैं उनको लगता है कि लिखना चाहिए। बिल्कुल, और आपका लेखनी जो काबिल तारीफ है, थोड़ी देर में हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे। इतना मुकम्मल तो नहीं लिखा है और साहित्य की किसी भी विधा में नहीं लिखा है मैंने। मैं ये कहूँ कि मेरा सब जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल पूरा माटी से जुड़ा हुआ है, और मेरे जितने भी सफ़रनामा है मेरी ज़िंदगी का उससे जुड़ा हुआ है। जो भी ज़िंदगी से मैंने देखा, जो सीखा, वहीं से जुड़ा हुआ है मेरा काव्य पाठ, और ये सारी रचनाएं वगैरह जितनी भी है वो सारी से जुड़े हुए ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल, सारे मैंने मेरे ही सफ़र से, और ज़िंदगी में जितने भी मैंने सफ़र किए हैं, जितना मैंने देखा है, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, और अब तक अपने व्यवसाय को लेके और अपनी ज़मीन को लेके, बस उन्हीं से मिलता जुलता मैंने लिखा है। जो देखा वो लिख दिया। ये बहुत बड़ी बात है सर, हृदय के उद्गार को अक्षर के माध्यम से व्यक्त कर देना, ये बहुत बड़ी कला है सर। और जिंदगी में अगर कभी कुछ सीखना है तो मेरा मानना है कि लोगों को यात्राएं करनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप भले घर से निकलें, प्रकृति के पास रहें। जब आप लंबे सफ़र पे निकलते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप से जुड़ते हैं। आपने ज़िंदगी में जो गलतियां करी है या जो आपने अचीवमेंट किया है, जो आपने कमाया है, उसका जश्न मनाने का मौका मिलता है, और जो आपने खोया है या आपने जो गलतियां की है उनको सुधारने का मौका मिलता है। क्योंकि आप जब सफ़र में होते हैं तो आपके साथ कोई नहीं होता है, आप अपने आप से रूबरू होते हैं। वहाँ पे झूठ बोलने का या सच बोलने का आपका कोई मौका ही नहीं रहता। हाँ। जो आपको अपने आप से बोलना है वो आपके ज़िंदगी में सुधार करता है, आपके व्यक्तित्व में सुधार करता है। तो ऐसे ही कई सारे सफ़र हैं जो मैंने करते करते कुछ रचनाएं लिखी, जो मैंने भी देखा है। हाँ, वो तो एक सफ़र करते वक्त जो सफ़र में देखा वो लिख दिया, बस उसको हम जीते रहते हैं। मतलब सफ़र करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बाइक से या कार से निकल गए हैं, नहीं, जो आसपास में जो नज़ारे देखते हैं, कहीं रुक के ठहर के लोगों को देखते हैं, समाज को देखते हैं, नए नए लोगों से मिलके उनके अनुभव को देखते हैं, तो वहीं से ही आपके अंदर साहित्य पनपता है, वहीं से ही काव्य निकलता है। इतना नज़दीकी से देखा है जी, तो उस पर कुछ हमारे दर्शकों के लिए। मैं 7 बार बाइक लद्दाख और बाई कार भी मैं, मतलब 7 मैंने सफ़र कर लिए हैं अभी तक। लद्दाख अच्छा। मेरे सबसे फेवरेट जगह में से है लद्दाख। तो वहाँ पे आते जाते मैंने कई बार नदियों से संवाद किया है, कई बार मैंने पहाड़ों से संवाद किया है, और उन्हीं फिज़ाओं में, उन्हीं धुंधली धुंधली वादियों में मैंने कई दफ़ा अपने आप से संवाद किया है, और उसी संवाद में मैंने अपने आप को पहचाना भी है, और ये देखा है कि नेचर हमें कितना कुछ देती है और आप नेचर से कितना कुछ सीख सकते हैं अपने व्यक्तित्व में। तो ऐसी ही मेरी एक रचना है जो मैंने एक नदी को बिल्कुल बर्फ से एक बूंद की तरह टपकते हुए देखा है जब उसका कोई अस्तित्व नहीं था, और उस बूंद बूंद पिघलती नदी को मैंने पूरी ज़मीन तक आते आते पूरी गंगा बनते हुए देखा है, और उसके किनारे किनारे हमने सफ़र किए हैं। तो जहाँ से उसका ओरिजिन है, जहाँ से वो पैदा होती है, वहाँ से हमने हिमाचल की नदियों को देखा है। इतने हम मतलब सफ़र करके ऊपर तक गए हम, तो वहाँ से कतरा कतरा पिघलती नदियों को मैंने ज़मीन तक आते हुए देखा है। तो उस पर मैंने एक रचना लिखी थी, एक नज़्म है छोटी सी। स्वागत। नीले आसमां से परे जब मगरूर पहाड़ों पर बर्फीले साए पिघलने लगेंगे, तिलिस्मी कोहरे की ओट में झील की हथेलियों से बूंदों के मोती छलकने लगेंगे, दूधिया चांदनी का शफाक बदन लिए कोई शबनबी नदी अंगड़ाई लेकर उठेगी, तब अपनी अलसाई उबासियों के महीन कोहरे में जिस्म को लपेटे उनिंदी पलकों पर कुछ छपा के बादलों के मारेगी, और फलक की नीली नीली रस्सियों पर सूखते सबाओं के नीले आंचल से हौले हौले अपनी पल के पहुँच लेगी।
गजब। फिर उसी नीले आंचल को लपेट लेगी अपने दूधिया चांदनी से बदन पर और बह निकलेगी नीले आसमां की जद से परे, बेपरवाह बिल्कुल बेखौफ, पहाड़ों की गोद में उछलते मचलते अपनी रवानी में गुजरते, जाने कितने दिन महीने मौसम गुजरेंगे, जंगल गांव शहर गुजरेंगे और एक रोज़ आ रुकेगी फलक के उस किनारे पर जहां रोज़ शाम को सूरज पिघलता है। उफुक की उस सुनहरी दहलीज से अंतिम बार मुड़कर पहाड़ों को जी भर के देखेगी, मुस्कुराकर नम पलकों से भीगा वो नीला आंचल उतार कर सबाओं को लौटा देगी, पलटकर चूमेगी जमी के मटमेले पैरों को और समा जाएगी उसकी ममता भरे आंचल में, जमी पे उतर जाएगी। मैदानों का लंबा सफर तय करके एक रोज हम भी रुकेंगे उस रूहानी मंजर पर, जी भर के समेटेंगे उन लम्हों को पलकों की टोकरी में और मुस्कुराएंगे और सर्द बहते उस नीले पानी से कुछ छपा के अपनी पलकों पर मारेंगे, धुली मगरूर निगाहों से एक बार पहाड़ों का कद नापेंगे और फिजाओं में उड़ते उस नीले आंचल से परे आसमां को मुट्ठी में भरेंगे और बाइक की एक्सेलरेटर पे कस देंगे और यहीं से शुरू होगा एक नया सफर। उस नीली नदी का आंचल थामे हम निकल पड़ेंगे उस जन्नत की ओर जहां से वो आई है, आसमां से परे, उन मगरूर पहाड़ों से परे जहां कतरा कतरा नदियां पिघलती है। हम भी देखेंगे उस ख्वाबों के शहर का मंजर जिसे लोग लद्दाख कहते हैं। लद्दाख एक मतलब बाइकिंग हब आप कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जिंदगी का रिस्क लेके या धूम धड़ाका करने का नाम नहीं है लद्दाख। लद्दाख अपने आप को ढूंढने की जगह है। इसी से अगर आप मिलती जुलती मेरी एक नज़्म देखें, गर्मियों की छुट्टियां थी और बच्चों के साथ जब मैं मेरे गांव गया था तो पिताजी ने बोला कि गेहूं की कटाई आ गई है। तो गांव में आजकल यूथ जो है वो काम कम करता है खेतों में, सब शहर की तरफ भागते हैं या मोबाइल में खोए हुए हैं, सबको मतलब जल्दी से जल्दी कुछ हासिल करना है, तो वहाँ पे वर्कर्स नहीं मिलते हैं। फसल काटते काटते गेहूं की बालियों से मैंने बात करते करते ऐसी एक नज़्म लिख दी थी कि किस तरीके से हवा जो है, रेगिस्तानी हवा जो है वो किस तरीके से बालियों से खेलती है और किस तरीके से हवा जो है आपको पहचानती है। उसका मैंने महसूस किया कि हाँ, मैं शहर से गया था लेकिन फिर भी जब मैं फसल काटने बैठा तो वहाँ की हवाओं ने किस तरीके से, किस जुबान में मुझसे बात करी और उन गेहूं की बालियों में मुझसे कैसे बात करी, वो एक आप नज़्म देखें। सुबह सुबह जब घर के पीछे वाले रेत के सुनहरे टीलों पर हवा अंगड़ाई लेकर उठी तो देखा कि मैं दराती हाथ में लिए गेहूं की पक्की फसल से जाने क्या बातचीत कर रहा हूं। दूर से उसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथों की तरफ देखा था और ये हाथ जो थे वो नए थे दराती के लिए। हवा ये जान गई थी, शायद वो मेरे खेत के हर दराती वाले हाथों को जानती थी। आखिर पसीने से भीगी हर हथेली को उसने अपनी सांसों से सुखाया था। पेशानी से टपकते पसीने की एक एक बूंद को अपने आंचल से पोंछा था उसने। दराती पकड़ने के मेरे तरीके से ही उसने मेरी हथेलियों को पहचान लिया था। हथेलियां कच्ची है इसकी और दराती का हत्था बेरहम है। मुस्कुरा कर ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और बदन झाड़कर हवा उठ खड़ी हुई। चलो इस करमवीर को भी परखा जाए। और फिसल चली मैदान की ओर, पगडंडियों को बुहारती, हरी कच्ची फसलों को नगमे सुनाती, छेड़ती, बल खाती, जाने कब मेरे शरीर के साथ साथ मेरे दिलो दिमाग को स्कैन करके चली गई, पता ही नहीं चला। उस झोंके में मैंने एक लंबी सांस खींचे बिना रह ही नहीं सका और बस उसी एक सांस में हवा ने मेरी रूह तक उपड़ लिया। संगीत पसंद है? उसके होठों की नमी कानों को बिल्कुल छू के गुजरी। मैं उसके सम्मोहन में बरबस बोल पड़ा, हाँ संगीत पसंद है मुझे। तो आओ फिर कुछ नगमे सुनाती हूं तुम्हें। और अपना ठंडा मखमली आंचल गेहूं की क्यारियों की तरफ उछाल दिया और पूरा फैलने से पहले ही एक झटके से वापस खींच लिया। सिमटते आंचल के संग संग एक ठंडे झोंके ने करवट ली और गेहूं की सारी बालियां उसके सम्मोहन में बल खाती हुई झूम उठी। गजब। एक ही लय में, एक ही ताल में फकत मेरी जानिब लहलहा उठी और उसी पल हवा बालियों को अपने गले लगाए दूसरी जानिब चल पड़ी और गेहूं की बाली एक एक बाली इतरा के उसी जानिब पलट गई जिधर हवा गई थी। पलटते हैं बिल्कुल। आप देखें एक मतलब आयाम देखें आप, लाजवाब चित्रण हो रहा है। हाँ, कि एक ही लय में, एक ही ताल में फकत मेरी जानिब लहलहा उठी और उसी पल हवा बालियों को अपने गले लगाए दूसरी जानिब बह चली और गेहूं की एक एक बाली इतरा के उसी जानिब पलट गई जिधर हवा चाहती थी।
बस उसी एक पल में हवा ने एक एक बाली में सांस फूंक दी, हर एक बाली बांसुरी की तरह बज उठी, एक सरगम सी लहरा उठी क्यारियों में। बालियों की सरसराहट की सरगम ने एक साथ जाने कितने तराने छेड़ दिए, और हर एक तराना अपने आप में नायाब सा था। क्यारियों में हवा रुख बदलती रही, बालियां अपना सुर बदलती रही, और मैं बेसुध खड़ा जिंदगी के सबसे बेहतरीन नगमे सुनता रहा। तो कैसे लगे हमारे गीत? अचानक सब कुछ रुक गया, हवा मेरी कान में फुसफुसाई और बिल्कुल मेरे करीब होके मुस्कुरा के पूछ रही थी, मैंने इतने खूबसूरत गीत कभी नहीं सुने, ये कमाल थे, बिल्कुल रूह में उतरते हुए महसूस हुए। मैं मंत्रमुग्ध सा बोल पड़ा, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगी, तुम्हारी हथेलियों से ज्यादा तुम्हारी रूह कच्ची है। बालियां हथेली पर हाथ फेरते हुए हवा मुस्कुराई। मैं समझा नहीं, पर न जाने क्यों हवा से कुछ सवाल नहीं कर पाया। जाने क्या सोचता हुआ बालियों की तरफ देखता रहा। हवा शायद मेरा असमंजस भांप गई थी। यही इनका कर्म है और यही इनका मोक्ष है। चिड़ियाओं को जितना चुगना था वो चुग चुकी, बाकी जो बचा है वो तुम्हारा है। तुम्ही ने इन्हें पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, अब इनके फल पर भी तुम्हारा हक है, और यही इनका जीवन है, यही इनका कर्म है। अभी जो गीत इन्होंने तुम्हारे लिए गाए थे वो स्वागत गीत थे, वो अभिनंदन था तुम्हारा। तुम्हारे हाथ ही इनका उद्धार करेंगे, इसलिए आगे बढ़ो और इनके जीवन को धन्य करो। अगर आज तुमने इन्हें नहीं काटा तो ये यहीं सड़ जाएंगे, कभी दोबारा पैदा नहीं हो पाएंगे। अगर इनका जन्म दर जन्म तुम्हारी इसी कटाई पर निर्भर है, तुम दाता हो इनके, इसलिए इनकी मृत्यु को सही मायने दो ताकि अगले जन्म में ये फिर से लहला सके। लाजवाब, गजब। फिर से तुम्हें गीत सुना सके। तुम इंसानों का जीवन भी ऐसा है, कभी सुकून से रेत के उस टीले पर मेरे साथ बैठना, मैं बताऊंगी कि कैसे। हवा ने एक ही पल में सब कुछ साफ कर दिया था मेरे अंदर। मैंने फिर से एक लंबी सांस खींची और लहराते हुए गेहूं की फसल की तरफ देखा। बालियां इतरा के मेरी तरफ देख रही थी, कुछ बालियां तो शर्मा भी रही थी। मैं हंस पड़ा। अब मैं बिल्कुल हल्का था, मन में कहीं कोई बोझ नहीं था। हवा के संग हवा जैसा हो गया था मैं। मैंने अंतिम बार फसल पर हाथ फेरा और बालियां इतरा उठी। आसमान से कुछ रेशमी सुनहरी कूंजें उतरकर फैल गई थी बालियों पे। शायद अंतिम यात्रा का स्वर्णिम अभिषेक करने सूरज खुद आया था। मैंने एक बार फिर फसल को निहारा, जमीन पर बैठ गया। जहां तुम बैठे हो वहां पे तुम्हारे दादाजी कभी मतीरे बूरा करते थे तुम्हारे लिए, ताकि जब तुम दिवाली की छुट्टियों में गांव आओ तो वो मतीरे खा सको। इस मिट्टी को हथेली पर लगाओ, तुम्हारी हथेली में छाले नहीं पड़ेंगे। तुम भले ही भूल जाओ इसको, पर यह मिट्टी तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। हवा ने मुस्कुराते हुए मुझे याद दिलाया। एक पल मिट्टी को देखकर मैंने दोनों हाथों में भर लिया। मिट्टी मुस्कुराकर हथेलियों से फिसल गई, जैसे आशीर्वाद दे गई हो। मैंने हथेलियां हल्की सी झाड़ी और कस दी दरांती पर। 30-40 गेहूं के पौधे एक हथेली में भर के पकड़े ही थे कि ऊपर से बालियां सरसरा उठी। फिर वही सरगम थी, फिर वही गीत था। मैंने ऊपर देखा, बालियां अपने धुन में गीत गा रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने जमीन और हथेली के बीच में दरांती लगाई और खींच दी। खरड़प, ऐसा लगा जैसे दरांती का ये सुर भी ऊपर बालियों के सुर से सुर मिला रहा था। मैं प्रकृति के आगे नतमस्तक था। बालियों की सरसराहट और दरांती की खरड़प की धुन में मैं खोसा गया। बालियां आशाओं और नई उमंगों के गीत गाती रही, दरांती संग संग सुर मिलाती रही, और हवा खेजड़ी की डाल पर बैठी मेरी हथेली और पैसानी के पसीने को देखती रही। एक अंतिम गुजारिश है आपसे। अंतिम गेहूं को काटने से पहले अंतिम बाली ने रोका मुझे। मैंने कहा, हाँ कहो। आपने जिस बाली को सबसे पहले काटा था वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मगर वो उस छोर पर रही, मैं हमेशा इस छोर पर रही। दूर से ही बातें करते आए हैं आज तक हम। आज आपकी वजह से हम सब गले लग के सुकून की नींद सोएंगे, इसलिए हम सबको आप एक जगह पे रख देना, और हाँ, कुछ दाने सहेज कर रख लेना, अगले साल फिर से नगमे गाएंगे आपके लिए। मैं हंस पड़ा। शाम ढलने को थी। घरों से लौटते पंछी बालियों के ढेर को निहार रहे थे। कुछ एक बालियां तो जानते थे वो, कुछ एक बालियों को वो नहीं जानते थे, कुछ एक बालियों के लिए खुश थे वो। अंतिम पुलिंदा ढेर पर रखा ही था मैंने कि हाथों में जोर से जलन हुई। हवा ने छाले छेड़ दिए थे, शायद वो देख रही थी उन्हें। खाना खा के शाम को मैं छत पर सोने आ गया। चांदनी रात में छत से बालियों का ढेर साफ नजर आ रहा था, शायद वो भी देख रही थी मुझे। सुबह थ्रेसर जल्दी आएगा, शायद तब तक मैं उठ भी नहीं पाऊंगा, इसलिए अलविदा। मुस्कुरा के बालियों को अलविदा कह के मैं बिस्तर पर लुढ़क गया।
उधर रात भर बालियां तमाम उम्र के सुख दुख गाती रही, और इधर रात भर हवा मेरी हथेलियों पे मरहम लगाती रही। आप इतने यायावर किस्म के आदमी हैं और जगह जगह आपने हर पहाड़ी एरिया से लेकर मैदानी एरिया, जंगल, सब जगह आप गए हुए हैं जी। जो कि मुझे मालूम है। तो ये जो सफरनामा है सर जी, इसको कभी आपने पंक्तिबद्ध किया है क्या? सफ़रनामा को तो मैंने इतना पंक्तिबद्ध नहीं किया, लेकिन हाँ, जब हम कभी किसी भी सफ़र की तैयारी करते हैं तो हाँ। उसका ज़रूर हम कोई एक ऐसा हमारा एक पैटर्न है कि हम कैसे तैयारियां करते हैं और किस तरीके से निकलते हैं। तो हर सफ़र पे निकलने से पहले एक छोटा सा कई बार मेरे मन में आता है कि मैं कुछ ऐसा लिखूं। तो मैंने एक यायावर नाम से एक रचना लिखी थी जो मेरा को बेहद पसंद थी। कभी सहराओं में मिलेंगे, कभी गुलशन की बहारों में मिलेंगे, हम यायावर हैं, किसी लंबे सफ़र की राहों में मिलेंगे। उनिंदी बोझल आंखों में उजले ख्वाब लिए, किसी सुबह को उठेंगे, थके बदन की अलसाई अंगड़ाइयों में फिर एक लंबे सफ़र का ताना बाना बुनेंगे। सुस्त उबासियों को एक गर्म चाय का बोसा देकर लबों को मुस्कुराने के लिए मनाएंगे, और उसी मुस्कुराहट को सफ़र भर के राशन पानी के साथ एक पोटली में बांधकर कांधे पर रखकर उम्मीद की लाठी पर टांग देंगे। वाह। पिछली रात जहाँ पिछले सफ़र के कुछ लम्हे जलाए थे, ये हम लोग एक रात पहले जब तैयारी करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि पिछली रात जहाँ पिछले सफ़र के कुछ लम्हे जलाए थे, कुछ चटकते नगमे अंगारों में फना किए थे, माजी से कुछ रूखी सूखी यादें झोंकी थी, उसी बुझे अलाव से थोड़ी राख ओक में भरकर हवा में उड़ाएंगे और हवाओं का रुख पता करेंगे। हम यायावर हैं, किसी बुझे अलाव के तपते अंगारों में मिलेंगे। और जब सफ़र हमारा ख़त्म हो जाता है तब हमारे किस तरीके के विचार रहते हैं कि एक सफ़र मुकम्मल हुआ, कल फिर कोई सफ़र नया होगा, नई मंजिलें नए रास्ते होंगे, फिर कोई शहर नया होगा। तपते सुलगते सहरा में कोई घनेरी छाँव ढूंढेंगे, मीलों सुनहरी रह गुज़र में कोई झिलमिलाता गांव ढूंढेंगे। कभी कश्ती कोई गम की बनाकर बहा देंगे बारिशों में, कभी कूंची लेके बहारों की रंग भरेंगे ख्वाहिशों में, कभी मंजिलों का ख्वाब लिए परवाज़ भरते पंछियों में मिलेंगे, कभी तूफ़ान में पतवार लिए हुए गिरती संभलती कश्तियों में मिलेंगे। हम यायावर हैं, साहिल पे बिखरी हुई सीपियों में मिलेंगे। तो ये इस तरीके से कुछ मतलब जो जीते हैं वही मैं लिखता हूँ। ज़्यादातर ऐसे ख्याल ही लिखता हूँ। कभी एक दो बार गज़ल और ऐसा लिखने की कोशिश करी थी। तो अगर और मैं तो सर बताऊंगा, हमारे जो अधिकतर दर्शक हैं गीत गजल के ज़्यादा शौकीन हैं। अच्छा, तो अगर कुछ गीत या गजल में ऐसा आप हमारे दर्शकों को कुछ। हाँ, तो मैंने मेरी एक पहली जो कोशिश की थी वो कोई नज़्म मतलब ऐसे कोई मुकम्मल गज़ल नहीं है, लेकिन एक ख्याल उसको कह सकते हैं कि किसी का तो कत्ल करने निकले हो, किसी का तो कत्ल करने निकले हो, किसी का तो कत्ल करने निकले हो, ये जो निगाहों में खंजर लेके निकले। किसी का तो कत्ल करने निकले हो, ये जो निगाहों में खंजर लेके निकले हो, और वादा करो अब दहलीज पे रुकोगे नहीं। अब वादा करो दहलीज पे रुकोगे नहीं, ये जो पलकों को पानी दे के निकले हो। दहलीज कहते हैं घर की चौखट। कि वादा करो अब दहलीज पे रुकोगे नहीं, ये जो पलकों को पानी दे के निकले हो, और तुम्हारे लबों पर आज नूर कैसा है। लब कहते हैं होठों को, कि तुम्हारे लबों पर आज ये नूर कैसा है, शायद माँ का माथा चूम कर निकले हो। शायद माँ का माथा चूम कर निकले हो। और लगता है रात भर चांदनी धोई है तुमने, लगता है रात भर चांदनी धोई है तुमने, सुबह जो पलकें खुश्क लेके निकले हो। सुबह जो पलकें खुश्क लेके निकले हो, यानी रात भर रोए हो आप, मतलब कि लगता है रात भर चांदनी धोई है तुमने, सुबह जो पलकें खुश्क लेके निकले हो, और तेरी आंखों के सारे ख्वाब धुले धुले लगते हैं, तेरी आंखों के सारे ख्वाब धुले धुले लगते हैं, लगता है पलकें निचोड़ के निकले हो। और ज़मीं नहीं सितारों के मंजर भी बदलेंगे, ज़मीं नहीं सितारों के मंजर भी बदलेंगे, ये जो खुद आसमां उठा के निकले हो, आसमां उठा के निकले हो, ये जो खुद आसमां उठा के निकले हो। और आज तो बातों पे बातें, बातों पे बातें, आप खुशी का आलम देखें कि आज तो बातों पे बातें, बातों पे बातें, किसके खामोश लब छू के निकले हो। किसके खामोश लब छू के निकले। और आज हर एक शख्स दीवाना हुआ जा रहा है, आज हर एक शख्स दीवाना हुआ जा रहा है, आखिर कौन सी गजल सुना के निकले हो। आखिर कौन सी। और इतने किस्से कहानियां और गजलें नवीन, इतने किस्से कहानियां और गजलें नवीन, अभी से उम्र का तजुर्बा लेके निकले हो। किसी का तो कत्ल। सबसे पहली मेरी कोशिश थी तो मेरे दिल के काफी करीब है ये। प्रेम से संबंधित कोई। इस बार आओ तो थोड़ी धूप छिड़क जाना मेरे कमरे में, जाने क्यों नमी नमी सी रहती है इसमें, सब कुछ भीगा भीगा सा लगता है। इस बार आओ तो थोड़ी धूप छिड़क जाना मेरे कमरे में,
जाने क्यों नमी नमी सी रहती है इसमें, सब कुछ भीगा भीगा सा लगता है। ये वही कमरा है जहाँ जज्बातों की मखमली मिट्टी एहसासों के सीमेंट में मिलाकर लम्हों की ईंटें ईंटें जोड़कर तुमने मोहब्बत की दीवारें बनाई थी। ये वही कमरा है जहाँ जज्बातों की मखमली मिट्टी एहसासों के सीमेंट में मिलाकर लम्हों की ईंटें ईंटें जोड़कर तुमने मोहब्बत की दीवारें बनाई थी। और वो दीवारें जब हद से ज़्यादा ऊंची हो गई थी तो तुमने अपना आंचल फैलाकर उस पर छत डाल दी थी। उसके बाद धूप, आंधियां, बारिशें, पतझड़, सब कुछ छन छन के उतरता था उस कमरे में, फिर भी जाने क्यों नमी नमी सी रहती है इसमें, सब कुछ भीगा भीगा सा लगता है। कि ये वही कमरा है जहां दीवारों से कुछ लम्हे निकालकर उनको करीने से जोड़कर तुमने यादों के कुछ झरोखे बनाए थे, जिनमें से रातों को कितने सारे ख्वाब चांदनी संग यूं ही चले आते थे और बिखर जाते थे तुम्हारी पलकों की चादर पर। और सुबह जब धूप की सांसों की सरसराहट तुम्हें जगाती थी, सुबह जब धूप की सांसों की सरसराहट तुम्हें जगाती थी तो दुबक जाते थे वहीं तकिए तले वो मुस्कुराते ख्वाब जो कभी रोए नहीं, फिर भी इस कमरे में न जाने क्यों नमी नमी सी रहती है, सब कुछ भीगा भीगा सा लगता है। ये नमी कहीं वो तो नहीं जब कॉफी पीते पीते या बातें करते करते तुम यूं ही मेरा हाथ थाम लिया करती थी और घंटों ऐसे ही थाम के बैठे रहती थी और पसीने से मेरी हथेलियां भीग जाया करती थी तुम्हें यूं ही सुनते सुनते। या फिर वो बारिश का दिन जब तुम और मैं पहली बार रुमानी हुए थे, मैं तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था, तुम पलके झुकाए पीछे खिसक रही थी और अचानक इन्हीं दीवारों ने तुम्हें रोक लिया था, तुम्हारी आधी खुली पीठ को छू लिया था उन्होंने, और शायद मैंने भी। दो लबों की आंच में कितना कुछ पिघला था उस दिन। या फिर वो बारिश का दिन जब तुम और मैं पहली बार रुमानी हुए थे, मैं तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था, तुम पलके झुकाए पीछे खिसक रही थी और अचानक इन्हीं दीवारों ने तुम्हें रोक लिया था, तुम्हारी आधी खुली पीठ को छू लिया था इन्होंने, और शायद मैंने भी। दो लबों की आंच में कितना कुछ पिघला था उस दिन, कस्में, वादे, इरादे, सांसें और दो रूहें, वो पिघले लम्हे जो कभी रोए नहीं, फिर भी इस कमरे में न जाने क्यों नमी नमी सी रहती है, सब कुछ भीगा भीगा सा लगता है। लाजवाब। या फिर वो आखिरी दिन जब तुम मुझसे मिलने आई थी, हाथों में कुछ लाल सी डिज़ाइन किए हुए, पलकों पर भीगे हुए ख्वाबों का पानी लिए, तुमने लाल हाथों से वो आंचल समेट लिया था और पलकों पर भीगे हुए ख्वाबों को बेदर्दी से पोंछ दिया था, फिर जाते जाते उन्हीं भीगे हाथों से वो झरोखे बंद कर दिए थे, मेरे आंसू जो पलकों तक आकर भी रोए नहीं, फिर भी इस कमरे में न जाने क्यों नमी नमी सी रहती है, सब कुछ भीगा भीगा सा लगता है। गजब। वक्त की आंधियां अब धूल जमा देती है मगर मैं साफ कर देता हूँ, बारिशों का पानी ठहरता नहीं इन दीवारों पर, पतझड़ के सूखे पत्ते में बुहार देता हूँ रोजाना, अब धूप भी सीधी आती है मगर तुम्हारी जुल्फ़ों से, मगर उतनी उजली नहीं होती जितनी तुम्हारी जुल्फ़ों से छन के हो जाती थी, ना उतनी मखमली होती है जितनी तुम्हारी मुस्कुराहट से हो जाती थी। अब धूप बहुत जलने लगी है, फिर भी इस कमरे में न जाने क्यों नमी नमी सी रहती है, सब कुछ भीगा भीगा सा लगता है। इस बार आओ तो थोड़ी धूप छिड़क जाना मेरे कमरे में, धड़कनों को शायद अंगड़ाई मिल जाए और दिल के कमरे को एक उम्र मिल जाए। इस बार आओ तो थोड़ी धूप छिड़क जाना, इस बार आओ तो थोड़ी धूप छिड़क जाए। कोई यकीन नहीं कर सकता है जो आईटी क्षेत्र में जो आजकल इतना मॉडर्न हो गए हैं जी, उस क्षेत्र में काम करने के बाद, एक सफल व्यवसायी होने के बाद, साहित्य में ये अनुराग जो आपको दर्शाता है कि मतलब साहित्य कोई धंधा, प्रोफेशन या फिर ऊंच नीच जाति या इन सबसे परे की चीज है सर, ये इसके आप उदाहरण है। हाँ, नहीं साहित्य बिल्कुल, मेरा साहित्य वैसे इन सब चीज़ों से परे है क्योंकि मैं किसी भी राजनीति पार्टी से प्रेरित नहीं हूँ, मैं कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं जानता। कांग्रेस के लोग कांग्रेस की नज़र से हिंदुस्तान देखते हैं, बीजेपी के लोग बीजेपी के नज़रिए से हिंदुस्तान देखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के नज़रिए से कोई नहीं देखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी यूथ से गुजारिश है कि मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी मित्रता, अपने पर्सनल रिश्ते पार्टियों की वजह से ख़राब कर लेते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि देश के लिए काम करिए, पार्टियां आती रहेगी जाती रहेगी, हिंदुस्तान कायम रहना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां थी। यूथ को अपने समाज, सोसाइटी, अपने आसपास में जो छोटे छोटे जो दुश्वारियां हैं, जो आसपास में जो गलत हो रहा है, उन पे फोकस करना चाहिए। जब यूथ अपना आसपास को क्लीन कर देगा ना तो हिंदुस्तान बड़े पैमाने पे अपने आप साफ हो जाएगा। इस बीच में एक चीज को थोड़ा मिस कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले गीत और गजल की बात की थी, तो संगीत के बारे में तो बात हुई नहीं। हाँ, संगीत से मेरा काफ़ी अच्छा जुड़ाव रहा बचपन से ही। मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तब से मैं स्काउट और गाइड्स में इन्वॉल्व था, और वहाँ पे जब शाम को स्काउट्स और गाइड्स और ये सब हम मिलके जब शाम को कैंप फायर वगैरह होते थे, तब मैंने उस टाइम में 5वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम में मैंने
गाना गाया था, नीले गगन के तले। नीले गगन के तले। वो गाना वहाँ पे जो एक पीटीआई सर थे उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने मेरे को उस टाइम में 500 रुपये नकद इनाम दिया था। 500 रुपये उस टाइम में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और 5वीं के बच्चे के लिए एक तरीके से वो खजाना था। बिल्कुल हाँ। तो वो एक ऐसा आशीर्वाद था मेरे ऊपर कि उसके बाद संगीत को मैं मैं समझा और उसकी बारीकियों को समझा। आज मैं हर तरीके का संगीत सुनता हूँ, चाहे वो रॉक हो, पॉप हो, जैज़ हो, हर तरीके का गीत, गज़लें, नज़्में और क्लासिकल सब कुछ सुनता हूँ। और माँ सरस्वती की कृपा है कि सबको अच्छे से समझता हूँ मैं। और कुछ ऐसे गीत हैं जो दिल के काफ़ी करीब हैं, कुछ गज़लें हैं ऐसी जो दिल के काफ़ी करीब है। एक मूवी आई थी अखियों के झरोखों से, फेवरेट भी है मेरी। उसमें रोमांटिक वर्जन तो हर कोई सुनते हैं, उस फिल्म के अंत में एक सैड वर्जन है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। उसमें जब हीरोइन चली जाती है, उसके बाद हीरो को जब उसकी याद आती है, तो उसके एक मतलब रूहानी जो जुड़ाव है उसके बारे में वो था। कलियां ये सदा प्यार की मुस्काती रहेंगी, खामोशियां तुझसे मेरे अफसाने कहेंगी। कलियां ये सदा प्यार की मुस्काती रहेंगी, खामोशियां तुझसे मेरे अफसाने कहेंगी। जी लूंगी नया जीवन तेरी यादों में बैठ के, जी लूंगी नया जीवन तेरी यादों में बैठ के। खुशबू जैसे फूलों से उड़ने पे भी रह जाए, खुशबू जैसे फूलों से उड़ने पे भी रह जाए, अखियों के झरोखों से तूने देखा जो सांवरे, बड़ी दूर नजर आए तुम दूर नजर आए। ये काफ़ी मतलब इस गाने को उस मूवी में देखते देखते मतलब मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। कुछ स्टोरी लाइन ही ऐसी थी। तो संगीत जो है जब आप रूह से सुनते हैं, जब सुकून से सुनते हैं तो उतर ही जाता है वो रूह में। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो संगीत से कुछ ऐसा ही जुड़ाव है मेरा। एक और कोई सर? वैसे सब कोई सुनता हूँ, लेकिन मेरे फेवरेट जगजीत सिंह जी हैं। काफ़ी मखमली और रूहानी आवाज़ के धनी रहे वो। और कभी भी जब ज़िंदगी में मुझे अपने आप से मिलना होता है, सुकून भरी कुछ बातें करनी होती है, कभी ज़िंदगी में गलतियाँ सुधारनी होती है या कोई खुशी का जश्न मनाना होता है, मैं अक्सर जगजीत सिंह जी को सुनता हूँ। जगजीत सिंह जी ने जो मेरी सबसे फेवरेट जो गज़ल है, 2-3 गज़लें बहुत करीब है। एक गज़ल है उनकी कि सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। एक मासूम सा शेर देखें इसका। बिल्कुल। जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यकलख्त आई और शबाब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है
रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। और इसका एक बहुत ही चंचल और प्यार भरा एक शेर देखें आपकी, जो जगजीत सिंह जी अक्सर चित्रा जी को छेड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे और तुम्हारे प्यार में बस फर्क है इतना, हमारे और तुम्हारे प्यार में बस फर्क है इतना, इधर तो जल्दी जल्दी है, उधर आहिस्ता आहिस्ता, इधर तो जल्दी जल्दी है, उधर आहिस्ता आहिस्ता। निकलता रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। मेरी व्यक्तिगत गुजारिश ही है जी, ये एक गजल है सर, दो जवां दिलों के गम। हाँ हाँ, हुसैन ब्रदर्स की गाई हुई है। हाँ। इसका भी एक किस्सा है, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती है। ये एक्चुअली जुड़ा हुआ है मेरे बड़े भाई साहब से। ये गज़ल उन्हीं के थ्रू मैंने सुनी थी। वो ज़माने थे जब मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम में भाई साहब की सगाई होने वाली थी, तो जिस लड़की से मोहब्बत थी तो उनको खत पहुंचाते थे। तो ज़माना कुछ उस समय काफ़ी सख्त और बेदर्द हुआ करता था। तो वो चाहते थे कि तू छोटा है तो चलते चलते तू खत पकड़ा सकता है तेरी भाभी को। तो वो मैंने कहा नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं खुद भी शाय नेचर का था इतना। तो मैंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता। तो उस टाइम में भाई साहब ने मेरे को ये शेर मारा था कि दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती है, कौन याद करता है हिचकियां समझती है। और इसमें एक दो शेर और थे। दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती है, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती है, कौन याद करता है हिचकियां समझती है, कौन याद करता है हिचकियां समझती है। तुम तो खुद ही कातिल हो, तुम ये बात क्या जानो। अच्छा, इस शेर की कहानी है कि हिंदुस्तान की पहली महिला शासक हुई रजिया सुल्तान। हाँ, इतिहास कहता है कि रजिया सुल्तान को अपने डोली उठाने वाले कहार से मोहब्बत हो गई थी। हाँ। तो बाद में फिर उस कहार को जेल में डाल दिया गया। तो वो कहार जो है वो अपने जज्बात जो है अपनी जंजीरों से जिसमें बंधा हुआ था उसको बयान करता था कि मुझे कैसे मोहब्बत हुई। हाँ। तुम तो खुद ही कातिल हो, तुम ये बात क्या जानो, तुम तो खुद ही कातिल हो, तुम ये बात क्या जानो, क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती है, क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती है, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती है। और इस गजल का एक हासिल गजल शेर है जो बेहद मासूम और बहुत ही सुंदर है। इसमें एक शब्द है दोशीजा। दोशीजा कहते हैं कमसिन लड़की को, 16-17 साल की जो अभी जवान भी है, उस पे ये काफी मासूम सा शेर लिखा है। बाम से उतरती है, बाम कहते हैं छत से, बाम से उतरती है जब हसीन दोशीजा, बाम से उतरती है जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नजाकत को सीढ़ियां समझती है, जिस्म की नजाकत को सीढ़ियां समझती है, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती है,
कौन याद करता है, हिचकियां समझती है। एक शेर सुने, मौसम अच्छा है उसके हिसाब से कि बिल्कुल सर। यूं तो सैर गुलशन को कितने लोग आते हैं, यूं तो सैर गुलशन को कितने लोग आते हैं, फूल कौन तोड़ेगा, डालियां समझती है, फूल कौन तोड़ेगा, डालियां समझती है, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती है, कौन याद करता है, हिचकियां समझती है। कविवाणी परिवार का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को यहाँ पे मौका दिया है, और आपने ये समझा मुझे इस काबिल कि आप आएँ और एक बार हमारे श्रोताओं से या आपके व्यूवर से जुड़ूँ मैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।